बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ बुजुर्ग मौज़। आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग। सिमल आपको गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि वीकेंड आपका सबका खैरियत से गुजरा होगा, लेकिन क्रिकेट फैंस का अच्छा नहीं गुजरा क्योंकि पाकिस्तान की टीम खासी मुश्किलात में और लगता है कि ये मैच हाथ से निकल रहा है। बिल्कुल सही, लेकिन अजहर अली ने सेंचुरी कर ली। चले फाइनली अपने लिए तो कर सके वो। मेरे ख्याल से ये कोई उनकी तरफ से जितनी डिसअपॉइंटमेंट्स आ रही थी, हाँ, लेकिन टीम को वो फायदा उस तरह से नहीं दे सके। टीम को इसलिए फायदा नहीं हुआ क्योंकि ऑब्वियसली जब फॉलो होना है, आज पाकिस्तान ने दोबारा बैटिंग करनी है और 310 का डिफरेंस है। अब 310 का पहले डिफरेंस निकालें, उसके बाद फिर उनके लिए इंग्लैंड के लिए टारगेट सेट करें, तो मेरा ख्याल एक मुश्किल है। अब बारिश ही लास्ट टाइम भी हम हमेशा उम्मीद करते हैं जो टीम है क्या वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकेगी या नहीं, ये तो अब दूसरी इनिंग में ही पता लगेगा। बहरहाल जी, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी बहुत हो रही हैं और उसके साथ साथ कराची की सूरत हाल पर खास तौर पर आज बात करेंगे क्योंकि एक नया मानसून का स्पेल जो है वो कराची में दाखिल होने जा रहा है। क्या तैयारियां हैं कराची वालों की, इंतजामिया ने क्या कोई इंतजामात अपने हाथ में लिए हैं या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले टॉप स्टोरीज। कराची में बारिश के बाद शहर का बुरा हाल, नाले उबल पड़े, नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आम, बारिश और सीवरेज का पानी गलियों और सड़कों पर जमा, कई खानदान नकल मकानी पर मजबूर। रेंजर्स और एडी के एहलकारों ने लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने में मदद की। महकमा मौसमियात ने बुध तक तेज बारिश की पेशगोई कर दी। नवाज शरीफ साहब की बेल कोर्ट से भी एक्सपायर कर चुकी है, पंजाब हुकूमत भी उनकी बेल को खारिज कर चुकी है, तो इसलिए अब उनका जो स्टेटस है वो एक मफरूर का है। PID में कागज लहराए जाते हैं, 2 साल से ये कागज लहराए जा रहे हैं, लेकिन इन केसेस की हकीकत ये है कि सुप्रीम कोर्ट में नैब शहबाज शरीफ के खिलाफ दरखास्त वापस लेता है और कहता है कि हमारे पास कोई सबूत मौजूद नहीं है। नवाज शरीफ को वतन लाने के लिए हुकूमत सारे कानूनी रास्ते इख्तियार करे, वजीर आजम की हदायत। शहजाद अकबर कहते हैं साबिक वजीर आजम की जमानत खत्म, अब उनका स्टेटस मफरूर का है। मनी लॉन्ड्रिंग की सजा 5 से बढ़ाकर 10 साल की जा रही है। एहसन इकबाल ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में तरमीम पर कौम को गुमराह किया। मरियम औरंगजेब का मशीरी दाखिला को फौरी जवाब, बोली नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ने करप्शन की है तो सबूत कहाँ है। उसमें कोरोना के मरीज सामने आ गए, सैंपलिंग का अमल बदस्तूर जारी, स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। साल 2020 की 562 मुस्लिम शख्सियात की फहरिस्त जारी, वजीर आजम इमरान खान 562 मुसलमानों की फहरिस्त में मैन ऑफ द ईयर करार पाए। 62 शख्सियात में मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील, मुफ्ती अब्दुल तकी भी शामिल। पाक चीन दिफाई ताउन का पाक बहरिया के लिए जदीद तरीन 054 फ्रिगेट जहाज तैयार, हर किस्म की टेक्नोलॉजी, जंगी आलात, असलहे और सेंसर से लेस है। चीन के होरोंगजो शिपयार्ड में तकरीबन रनुमाई, पाक बहरिया के टॉप स्टोरीज आपने जानी और बाकायदा आगाज करेंगे आज के प्रोग्राम का। सबसे पहले हम कराची का जिक्र कर लेते हैं क्योंकि हालिया जो बारिशें हुई हैं उसके बाद शहर का बुरा हाल हो चुका है। न्यू कराची में नाले उबल पड़े हैं, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कुछ इलाकों की अगर हम बात करें तो पर्टिकुलरली सरजानी टाउन में बारिश और सीवरेज का पानी गलियों और सड़कों पर जमा हुआ, कई खानदान भी नकल मकानी पर मजबूर हुए। जबकि महकमा मौसमियात की कराची वालों के लिए छठे स्पेल की पेशगोई भी कर दी गई है और ये कहा जा रहा है अबुजर के 26 अगस्त तक बादल वक्फे से बरसेंगे और 25 अगस्त को कराची में तूफानी बारिश भी होगी। तो ये मामला है इस वक्त कराची का, जो कि लग रहा है ऐसे कि बार बार वही हालात हैं और वही मजबूरियां हैं कराची वालों की, कि पानी में वो एक बार फिर धंसे नजर आते हैं। कराची वाले फिर लगता है अब तैयार हैं क्योंकि अब जो स्पेल आने वाला है वो भी बड़ा शदीद है और आज से 26 अगस्त तक यानी बुध तक ये बादल बरसते रहेंगे और ये उम्मीद की जा रही है कि इस दफ़ा तैयारी होगी और हंगामी तौर पर की जाएगी। पिछले 2 दिन से होने वाली बारिश का पानी भी अभी तक ताहाल कई इलाकों में जमा है और न्यू कराची, अलावाली, चौरंगी, सिंधी होटल, मदीना कॉलोनी, सब जगह पर इस वक्त जो इलाके हैं वहाँ पर पानी खड़ा है। और इसके साथ साथ एक और फुटेज भी हमने देखी नया नाजिमाबाद के इलाके की, जहाँ पर पानी इस कदर ज़्यादा था और ये कहा जाता है कि पोश इलाका है
लेकिन आप देखें कि किस कदर यहाँ पर मज़ीद पानी खड़ा था और कोई वहाँ पर हालात नहीं है। और ये है ग्रीन लाइन, आई थिंक वो ग्रीन लाइन का एरिया है। और आप देखिए कि क्योंकि मेन सड़क पर बहुत ज़्यादा रश था और पानी था, तो लोग इस ट्रैक पर आ गए और वहाँ किस कदर बुरी तरह से फंस गए हैं, क्योंकि चारों तरफ ऐसा लग रहा है पानी ही पानी है। ये कोई नाला या नदी या नहर लग रही है जहाँ से लोग गुजर रहे हैं। खुदारा इनके मसाइल को समझिए। कराची वाले मजबूर हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। ये सैलाबी जो रैला आता है हर बारिश की सूरत में, ये ना सिर्फ मामूलाते ज़िंदगी मुतासर करता है बल्कि आपका रहन सहन, क्योंकि घरों में पानी दाखिल हो जाता है और कई कई दिन तक पानी ही बाहर नहीं निकलता। तो ये नाजिमाबाद का इलाका ग्रीन लाइन एरिया जहाँ पर अभी भी कंस्ट्रक्शन, और ये है नया नाजिमाबाद जो कि कहा जाता है कि पोश इलाका है। लेकिन देखिए किस कदर यहाँ पर करोड़ों के बिल्कुल, आप देखें आधी से ज़्यादा गाड़ियाँ डूबी पड़ी हैं। पूरे के पूरे इलाके में चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि बारिश मुसलसल हो रही है जिसके बाद ये पानी खड़ा है। आप इस फुटेज में देख सकते हैं कि धूप निकली हुई है, दैट मीन्स कि बारिश होकर ख़त्म हो गई। लेकिन हालात ये हैं कि लोग बेचारे घरों में महसूर होकर रह गए। पूरे के पूरे एरिए में सिर्फ गलियों और सड़कों में पानी ही नज़र आ रहा है। मतलब ये हालात हैं वहाँ पर, और कई कई दिन गुजर जाते हैं, बारिश का पानी निकल नहीं पाता। आपको सरजानी टाउन की भी बात करें तो गलियां नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। सबसे ज़्यादा सिचुएशन तब ख़राब होती है जब घरों में पानी दाखिल हो जाता है और कई कई दिन रहता है, कीमती सामान बर्बाद हो जाता है। वो लोग जो मतलब अपने घर को एक आसरा समझते हैं और एक छत समझते हैं, साया समझते हैं, वहीं पर अगर आपका जीना दोभर हो जाए और सिर्फ इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से, तो फिर बेचारे लोग जो हैं वो ज़ाहिर है नकल मकानी पर भी मजबूर हो जाते हैं। कराची से हमें हमारे रिपोर्टर हबीब ने ज्वाइन किया है, उन्हें हम शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। हबीब, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है कराची की? और अभी तो कहा जा रहा था कि नालों की सफाई की गई है, सिचुएशन बेहतर हो जाएगी, लेकिन अभी हालिया बारिशों के बाद हमने जिन इलाकों की अभी जिक्र किया और हालात देखे, कोई अच्छे हालात नहीं है। बिल्कुल सीमल, देखें 5वां स्पेल है कराची में मानसून बारिशों का ये, और 5वें ही स्पेल में हमने एक ही जो सूरत हाल है वो देखी कि जो कराची के नशेबी इलाके हैं बिल्कुल अबतर सूरत हाल में जो है वहाँ पे इलाका मकीनों को शदीद दुश्वारी का सामना रहा। इस वक्त भी जो बारिश 2 दिन पहले जो कराची में हुई है उसमें भी सरजानी टाउन, औरंगी टाउन और नॉर्थ नाज़ाबाद के इलाकों में फिर उसी सूरत हाल का सामना रहा, जिसके बाद हमें तीसरे और चौथे स्पेल की जो सूरत हाल थी, कई इलाकों में 5 से 6 फुट पानी जो है वो घरों में मौजूद था। सड़कों की बात नहीं की जा रही है, घरों की बात की जा रही है। घरों में जिस तरह आपने भी बताया कि लोग अपने घरों से नकल मकानी करने पे मजबूर हुए हैं। कई इलाकों में सरजानी टाउन का सेक्टर 4B का इलाका जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर रहा, जहां पर शहरी अपना जो जमा पूंजी जिसे कहा जाता है कि अपना साजो सामान छोड़कर वहां से जो है वो मजबूर हुए हैं कि इलाका छोड़कर किसी के घरों में जाकर रहने पर मजबूर हुए हुए हैं। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं दूसरे इलाकों में तो जमशेद टाउन का इलाका है जो कि गुज्जर नाले के साथ मुंसलिक है। गुज्जर नाले की सफाई भी की गई, वहाँ पर भी इसी किस्म की सूरत हाल का सामना रहा कि लोग घरों में महसूर होकर रह गए, घर से बाहर निकलने की जगह नहीं बन पा रही है। दरवाजे के आगे कई फुट पानी जो है वो खड़ा है और बच्चे हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, उस गंदे पानी में साथ गटर का पानी शामिल है। बारिश के पानी के साथ सीवरेज का कोई निज़ाम हमने देखा कि इस हालिया बारिशों में कराची वालों को देखने को नहीं मिला। इसकी वजह से जो सड़कों पर पानी मौजूद रहा, बिल्कुल सही। एक और सूरत हाल जो मजीद हमने कहा जा रहा था कि अगर नालों की सफाई हो जाएगी तो सिचुएशन बेहतर हो जाएगी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। आप देखिए कि नालों की सफाई के बाद भी अभी जो बारिशें हुई हैं उसके बाद पोश इलाके तक ज़ेरे आब आ गए। तो इसका मतलब ये जो 5वां स्पेल आ रहा है इससे भी कराची बच नहीं सकेगा और अर्बन फ्लडिंग तब भी देखने में आएगी। बिल्कुल, महकमा मौसमियात ने छठे जो स्पेल की है पेशगोई कर रखी है और 5वां स्पेल जो कराची वालों के लिए साबित हुआ है वो भी जो है आपने देखा सूरत हाल किस तरह की रही कि शहरियों को शदीद मुश्किलात और परेशानी का सामना रहा। पोश इलाका हो या फिर नशेबी इलाका हो, हर जगह पानी की निकासी का कोई बंदोबस्त जो है वो नहीं दिखाई दिया। और साथ ही साथ हम बात तो कर रहे हैं निकासी का बंदोबस्त हुआ और परेशानियाँ भी हुई। एक चीज़ जो हम डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं वो एक और मसला यहाँ पर जनरेट हुआ इस पूरे मामले के दौरान कि अब जब सड़कों से पानी उतरना शुरू हुआ है तो सड़कों की जो सूरत हाल है वो बड़ी अबतर हो गई है। अहम मरकजी शाहराएं जो हैं वो
टूट फूट का शिकार हो गई, पत्थर वहाँ पे बाहर निकलना शुरू हो गए, गाड़ियों का गुजरना वहाँ पर जो है वो मुश्किल हो गया। तो शहरियों के लिए हर तरीके से जो ये बारिशें हुई हैं हालिया में, ठीक है हबीब, ये सिचुएशन तो ऑब्वियसली बड़ी परेशान कुन है और तमाम कराची वाले यही देख रहे हैं कि अब क्या किया जाता है। मदावा प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। हमारे साथ सूबाई वजीर इम्तियाज़ शेख साहब भी मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि इस वक्त क्या किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ से शेख साहब, बहुत शुक्रिया पहले तो वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि जो सिचुएशन इस वक्त कराची में है, ऐसा लगता है कि जो इकदाम किए गए थे लास्ट टाइम, जो हालात थे और जो इकदाम किए गए वो नाकाफ़ी साबित हुए हैं, क्योंकि अभी भी 2 से 3 दिन हो चुके हैं, पानी खड़ा है और लोग परेशान हैं। क्या सिचुएशन है, वजह क्या है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची की हालिया बारिशें जो हैं वो मामूल से ज़्यादा की बारिशें हैं और जो सिलसिला पानी का रुकने का होता है शहरों में, दुनिया के किसी शहर में भी देख लें, दुबई हो, मतलब इन यूरोप के बड़े बड़े शहरों में भी पानी के तस्वीर आती रही हैं। इवन लाहौर हमारा डूब रहा था, सियालकोट डूब गया। ये थोड़े टाइम के लिए पानी रुकता है मुख्तलिफ इलाकों में और फिर निकल जाता है। आज दूसरा दिन था, आप देखें बहुत ही कम इलाकों में कहीं कहीं पानी मतलब वो रुका है, लेकिन वो भी इतना नहीं है कि सूरत हाल को तफशीशनाक हो। जो पिछली दफ़ा से NDMA के साथ मिलकर सिंध गवर्नमेंट ने नाले साफ़ किए, तो उसके बाद भी देखें जब बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, जो तजावज़ात हैं उसकी वजह से रुकावटें हैं। सफाई के बावजूद भी अब तो NDMA ने कर लिया ना, पहले तो हमें सिंध गवर्नमेंट पे शक किया जाता था कि नहीं करते काम, अब तो NDMA ने किया। NDMA के मतलब काम और नाले साफ़ करने के बावजूद भी ये पानी ओवरफ्लो हुआ, इसलिए कि इसमें नकाइस हैं। नकाइस दूर करने के लिए कल वज़ीर आला साहब की सदारत में जो कमेटी बनी है कोऑर्डिनेशन, उन्होंने मीटिंग की आपस में और इस चीज़ पर बहुत गौर के साथ और बहुत तेज़ी के साथ इस पर काम करने की एक शुरुआत होने वाली है, उसका फ़ैसला किया गया है। और अब सूरत हाल बहुत बेहतर थी पहले के मुकाबले में, लेकिन ये ज़रूर है दुनिया के किसी मुल्क में भी जब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिशें होती हैं, ज़्यादा बारिशों की मतलब जो मिलीमीटर ज़्यादा होते हैं बारिश के, तो मतलब वहाँ पानी थोड़ी देर के लिए रुकता है और फिर वो ड्रेन आउट हो जाता है, जिस तरह कराची में भी हुआ। लेकिन ये ज़रूर है कुछ इलाकों में खामियां हैं, उनको दूर करने की ज़रूरत है, वो नोट कर ली गई हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द उन पर काम शुरू होगा और जो इंक्रोचमेंट्स हैं नालों पर, उस पर भी काम जल्दी शुरू हो जाएगा। शेख साहब, आपने कहा कि सफाई करने, नालों की सफाई भी होगी। इससे कबल भी 38 नालों की सफाई की गई और फिर कहा जा रहा था कि शायद ये पानी सिर्फ गंदगी की वजह से फैल रहा है, कि नाले जो हैं वो चोक कर रहे हैं। लेकिन अभी आप सूरत हाल देखिए कि नालों की सफाई के बाद भी पानी खड़ा है और आप कह रहे हैं कि दुनिया भर में पानी खड़ा हो जाता है, लेकिन उसी स्पीड से निकल भी जाता है। यहाँ तो 2-2 दिन घरों में लोगों के पानी जमा रहता है और उसकी निकासी के लिए कोई काम नहीं हो रहा। इकदामात क्या किए जा रहे हैं, प्रैक्टिकली क्या इसके ऊपर एग्जीक्यूशन होगी उन प्लानिंग्स के ऊपर कि कराची की आवाम की परेशानी कम हो? बिल्कुल सही कहा। यहाँ 38 नाले जो है हुकूमत सिंध ने साफ़ किए और 2 या 3 बड़े नाले थे जो NDMA ने साफ़ किए। उस पर काम पहले भी होता रहा है, अभी भी उन्होंने किया, लेकिन क्योंकि बारिश तकरीबन 180, 190, 88 या 190 किलो मिलीमीटर्स के लगभग हुई, जो कि ज़्यादा है। और यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम जो है वो मतलब उस पानी को निकालने के लिए फ़ौरी तौर पर वो मुनासिब नहीं है। और नंबर 2, तजावुज़ात, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि यहाँ बहुत बनी हुई है नालों पर, और ये मतलब हमारे ही सियासी लोगों ने दी हैं, जो भी मुख्तलिफ़ पार्टियाँ वक्त के साथ पावर में रही हैं उन्होंने दी हैं, मुख्तलिफ मेयर्स ने दिए हैं। तो अब ये पूरी सूरत हाल है, उस पर नोटिस ले लिया गया है और उस पर तेज़ी से काम शुरू होगा। एक तो रुकावटें जो पानी में हैं वो दूर की जाएंगी और उसके अलावा भी कोई इंजीनियरिंग उसका हल और टेक्निकल जो हल है वो निकाला जाएगा। कमेटीज़ बैठ रही हैं और फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इस पर जब मिलकर फैसला किया, मैं समझता हूँ खुशाइन फैसला है और इससे मसले का हल होगा, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में बिल्डिंग्स और दुकानें और मतलब तजावज़ात बन गई हैं नालों पर, नाले छोटे हो गए हैं। उनको ऑपरेशन करने के लिए मतलब तमाम जमातों का मिलकर इस मसले का हल करने का जो सिलसिला है वो मतलब मैं समझता हूँ कि मुस्बत एक फ़ैसला है और इक़दाम है। और सिंध गवर्नमेंट डेफिनेटली अपने इस रोल को समझती है और सिंध गवर्नमेंट इसको फौरी तौर पे इंशाल्लाह इसका काम शुरू होगा और थोड़े ही दिनों में इसका काम की वजह से मतलब जो आने वाले जो सीज़न है उसमें मैं समझता हूँ कि कोई बहुत बेहतर अच्छे रिजल्ट हैं। इम्तियाज़ शेख साहब, आपकी बात ठीक है कि बहुत से हैं और तजावुज़ात हैं, उनको भी ख़त्म करना होगा, प्लानिंग करनी होगी। लॉन्ग टर्म प्लानिंग का तो ये हिस्सा है ऑब्वियसली, और जब ये इस पर इम्प्लीमेंटेशन होगी तो देखिएंगे कि किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो फौरी तौर पर काम करने की ज़रूरत है। और शॉर्ट टर्म प्लानिंग मतलब शॉर्ट टर्म इमरजेंसी में क्या किया जा रहा है, क्योंकि इस हफ्ते जो बारिश होगी निबटना कैसे है, इस पर बताइएगा, कैसे प्लान करेंगे?
देखिए, इसका हल तो लॉन्ग टर्म ही है। फौरी तौर पे न तजावुज़ात हट सकती हैं और न ही मतलब ये नाले बड़े हो सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि इस मसले का हल निकाला जाएगा। निकाला गया है, उसकी सोच हो रही है। पानी ड्रेन आउट करने के लिए मशीनरी जो चाहिए, जहाँ जहाँ भी फौरी तौर पे तजावुज़ात हट सकती हैं उनको, और नालों की सफाई को और मज़ीद बेहतर करने के लिए ये शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं जो कि फौरी तौर पे लेने की ज़रूरत है, जो कि लिए जा रहे हैं, और मज़ीद उनको बेहतर करके आने वाली जो स्पेल है उस पर ये चीज़ इंशाल्लाह की जाएगी। और मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा जो दूसरी बारिश हुई है उसमें काफ़ी बेहतरी थी पानी निकासी की, और पानी निकल गया। आज दूसरा दिन, कल बारिश हुई है तो आज पानी आपको बहुत कहीं किसी एक दो मकामात पर नज़र आएगा, उसको भी दुरुस्तगी के लिए उसको भी नोट कर लिया गया है। और मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट ने इसका नोटिस ले लिया है, और वो कमेटी भी एक बन गई है कोऑर्डिनेशन, उससे मिलकर काम करेंगे, और सिंध गवर्नमेंट अपने इस फ़र्ज़ को बखूबी इंशाल्लाह अंजाम देगी। और ये चीज़ें, उम्मीद है कि आइंदा आने वाले बारिशों में ये सिलसिला नहीं होगा और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बिल्कुल सही इम्तियाज़ साहब, आपने जिक्र किया कि कमेटी बन गई है और वो आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करेगी। थोड़ा सा ये भी कहिएगा कि इस कमेटी की प्रायोरिटीज़ क्या होंगी, इसके पास इख्तियारात कितने होंगे और कब से ये काम शुरू करेगी? देखिए, एक कमेटी बनाई गई है जो कि इन मसाइल, कराची के मसाइल और सिंध के बाकी इलाकों के मसाइल जो कि फौरी तवज्जो तलब हैं उसको दूर करने के लिए, क्योंकि आपको जैसे पता है कि माली वसाइल का होना बहुत ज़रूरी है, और सिंध के पास इतने माली वसाइल नहीं हैं कि मतलब फौरी तौर पे अकेले सिर्फ ये तमाम चीज़ें एक दफ़ा एक साथ ही कर सकें, क्योंकि हमें NFC अवार्ड में अपना हिस्सा भी नहीं मिलता, और जो भी सिलसिला मरकज़ से को सपोर्ट आती है वो भी हमें सपोर्ट बिल्कुल नहीं हुई है पिछले 2 सालों में। तो इस वजह से मरकज़ अगर इसमें हमारे साथ बैठता है और माली मामलत करता है और मशावरत करता है तो हमने इसको वेलकम किया है। NDMA को भी सिंध गवर्नमेंट ने वेलकम किया, ताकि मतलब मिलकर इस मसले का हल निकालें। ये आइनी तौर पे सूबे सिंध का इख्तियार है कि वो काम करे, और हम मिलजुल के करना चाहते हैं ताकि इसमें सब बैठ के मसले का हल करें। इस वजह से एक कमेटी तश्कील दी गई है जिसमें वज़ीर आला सिंध उसको चेयर करते हैं, वफाकी वज़रा भी हैं, सूबाई वज़रा भी हैं, और तमाम नालों के हवाले से सफाई हो या इसके अलावा और डेवलपमेंट के जो स्कीम जो फेडरल गवर्नमेंट फेडरल फंडेड है उनमें कोई रुकावट सूबों की तरफ से है या सूबाई स्कीमों में मरकज़ की तरफ से कोई रुकावट है तो उसको दूर करने के लिए ये कमेटी काम करेगी पूरे सिंध में। और खुसूसी तौर पे क्योंकि आजकल इशू कराची का हुआ है तो उसमें मतलब ये चीज़ें होंगी। और मैंने उस दिन काबीना में भी ये मतलब CM साहब के सामने पेश किया था कि 6 चीज़ों के हवाले से 5 या 6 सेक्टर्स हैं जहाँ पे इस पे काम होगा। डेवलपमेंट के हवाले से होगा, नालों के हवाले से है, सफाई के हवाले से है, वाटर बोर्ड के हवाले से है, पानी के हवाले से, इस तरह 5-6 चीज़ें जो सिविक कम्युनिटीज़ के कैटेगरीज में आती हैं। लेकिन मैंने उनको दरख्वास्त की है कि इस कमेटी के परव्यू में एनर्जी डिपार्टमेंट को भी ले आएँ, क्योंकि ये सिंध के लोगों के साथ बहुत शदीद एक मुश्किलात वाला सिलसिला है जो कि बिजली की फराहमी न होने की वजह से, लोड शेडिंग की वजह से। कराची हो, हैदराबाद रीजन हो, सक्खर रीजन हो, सेप्को हेस्को के जो इलाके हैं उनमें हो, तो इन तमाम तीनों रीजन्स में लोड शेडिंग और मतलब ट्रांसफार्मर का जलना, ट्रांसफार्मर का रिप्लेस न होना, तो मैं क्योंकि वो भी एक अवामी मसला है और बहुत सीरियस अवामी मसला है, तो मैंने दरख्वास्त की है कि उन 6 चीज़ों के साथ 7वीं चीज़ एनर्जी को भी इसमें शामिल किया जाए, ताकि क्योंकि उसमें मोस्टली फेडरल गवर्नमेंट का ताल्लुक है उन चीज़ों से, ताकि उसमें भी कॉपरेशन हो जाए, कोऑर्डिनेशन हो जाए और लोगों का मसला हल हो। जी सही कहा आपने, ना सिर्फ पानी का मसला है, बिजली का मसला भी बहुत बढ़ता जा रहा है कि इलेक्ट्रिक ने तो हद ही कर दी, लोड शेडिंग के आवर्स बढ़ते जा रहे हैं और फिर बारिश की वजह से जैसे इन्होंने जिक्र किया कि ट्रांसफार्मर्स खराब हो जाते हैं, फीडर स्ट्रिप कर जाते हैं, उससे अलग परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इसके साथ साथ उम्मीद करते हैं कि मामला जो है वो जल्द हल हो जाए। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ शेख साहब, हमें एक ब्रेक लेनी है, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, कल एक लिस्ट देखी और पढ़कर बड़ी खुशी हुई कि 500 टॉप मुस्लिम शख्सियात के नाम जो हैं वो जारी किए गए, जिसमें पाकिस्तान से मुंसलिक बहुत से सियासतदान और रहनुमा इस लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान मैन ऑफ द ईयर करार पाए हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छी और बड़ी खबर है, क्योंकि 2020 की बासर मुस्लिम शख्सियात में जो फहरिस्त शामिल की गई है उसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो हैं वो मैन ऑफ द ईयर करार दिए गए हैं, जबकि
जबकि दीगर शख्सियात में ऑब्वियसली पाकिस्तान की तरफ से बहुत से नाम हैं और भी, उनमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के अलावा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी हैं। लेकिन अगर लिस्ट की बात करें तो इस लिस्ट में 13 कैटेगरीज शामिल की गई हैं। 2020 की बासर मुस्लिम शख्सियात कौन कौन सी हैं, इसकी बाकायदा फहरिस्त जारी की गई है और किताब में पहली 50 शख्सियात का ताल्लुक मजहबी स्कॉलर्स, सरबराहान मुमलिकत से है, जबकि 450 शख्सियात सियासी, समाजी और मीडिया समेत दीगर 13 कैटेगरीज में से शामिल हैं, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मैन ऑफ द ईयर, जबकि अमरीकी कांग्रेस की खातून मुस्लिम रहनुमा राशिदा तलीब को वुमेन ऑफ द ईयर करार पाया है। बिल्कुल, और इसके साथ साथ 62 शख्सियात के फहरिस्त में मजहबी स्कॉलर मुफ्ती तकी उस्मानी पहले और ईरान से आयतुल्लाह खामनाई जो हैं वो दूसरे नंबर पर हैं, जबकि अबू ज़हबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान तीसरे और शाह सलमान चौथे नंबर पर मौजूद हैं। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान छठे, जबकि वज़ीर-ए-आज़म एक जगह 16वें और एक जगह 10वें नंबर पर आए हैं। मौलाना तारिक जमील 36वें नंबर पर हैं, मौलाना फजलुर रहमान, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, हिजबुल्लाह के सैयद हसन नसरुल्लाह, सिंगापुर की सदर सलीमा याकूब भी इन 62 शख्सियात में शामिल हैं। बिल्कुल, और इसके साथ साथ 62 सियासतदानों हुक्मरानों की फहरिस्त में ईरान के आयतुल्लाह खामनाई पहले और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का 10वां नंबर है, जबकि 62 समाजी रहनुमाओं की फहरिस्त में मलाला यूसुफजई जो हैं उनका 5वां नंबर है। और फुटबॉल में लिवरपूल के फुटबॉलर मोहम्मद सलाह, फ्रांस के साबिक फुटबॉलर ज़ैडन और क्रिकेट में हाशिम आमला का नाम भी शामिल किया गया है। यानी कि कोई कैटेगरी छोड़ी नहीं गई, वो चाहे खेल हो, सियासत हो, वो समाजी कार्रवाइयों के ऊपर बेस करता हो। लेकिन मुझे तो खुशी सिर्फ इस बात की है कि टॉप मैन ऑफ द ईयर जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान। तो जिस तरह मैच होता है ना, उसमें टीम के प्लेयर्स सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस होती है वो होता है बंदा मैन ऑफ द मैच। तो ये है मैन ऑफ द ईयर इमरान खान, और ये पाकिस्तान के लिए भी एजाज़ की बात है, इमरान खान के लिए भी एजाज़ की बात है, और इस पर हमें खुशी भी करनी चाहिए। और ऑब्वियसली जो बाकी लिस्ट इसमें शामिल है उसके लिए भी हमें खुशी का इजहार करना चाहिए। बिल्कुल सही। दूसरी जानिब आगे बढ़ते हैं और खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अबूजर, जिसका डर था हुआ, टूरिज्म जब खोला जा रहा था, जब सियाहत के लिए बात की जा रही थी कि अब आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन खत्म किया जाएगा, फोकस किया जा रहा था कि कोविड-19 के SOPs को भूलना नहीं है, लेकिन हुआ क्या कि कुछ इलाकों में अब केसेस जो हैं वो कोरोना के सामने आना शुरू। तो इनमें नारायण और काकान के होटल स्टाफ को जो है वो कोरोना पॉजिटिव आया, जिसके बाद अब चेकिंग हो रही है, और ऑब्वियसली ये परेशानी का बायस है जो कि वहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं उनके लिए भी टेस्ट हो रहे हैं। और ये तमाम इलाके को पहले तो होटल्स को जो चेक किया गया, 47 अफराद के कोरोना के टेस्ट नताइज मुस्बत आए थे, 800 से ज़्यादा सैंपल्स लिए गए थे, और ऑब्वियसली 28 होटल्स और रेस्टोरेंट्स को पहले सील किया गया और उसके बाद चेक किया जा रहा है। और अब देखते हैं कि उम्मीद यही की जा रही है कि SOPs पर अगर अमल दरामद हो जाए तो मामला मजीद बेहतर हो जाएंगे, टूरिज्म खुल जाएगा दोबारा। नारायण कागान होटल स्टाफ का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया, और ये किसी एक होटल का नहीं, 28 होटल के स्टाफ का जब टेस्ट किया गया रैंडम, तो उनमें उन सब का कोरोना पॉजिटिव आया। अब देखना ये होगा कि वहाँ पर क्या SOPs को फॉलो किया जा रहा था, क्या होटल्स को डिसइंफेक्ट नहीं किया गया था, क्या वहाँ पर SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा था। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सजाद ऐवान साहब मौजूद हैं और उनसे जान लेते हैं कि सूरत हाल वहाँ पर क्या है। 28 होटल स्टाफ का कोरोना पॉजिटिव आया है। सर बताइएगा कि SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा था वहाँ पर? जी सैमुअल, आपने सवाल किया। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ 24 न्यूज़ चैनल का। आपने हमेशा हमें रीओपनिंग पे भी बड़ी मदद की। बाकी मसला ये है कि आपने कहा 28 होटल्स हैं, जबकि तहसील बालाकोट आप जानती हैं कि 92 माइल्स पे मुश्तमिल है, जो बालाकोट से लेकर बाबूसर टॉप तक है। इनमें ज़रूर 22-23 होटल हुए हैं। तो हम SOPs पे तो बाकायदा अमल कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कोरोना के हवाले से जो पूरी दुनिया और ख़ासकर पाकिस्तान और स्पेशली नारायण के टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ये इस लिहाज से बड़ी कम तादाद है। तो हमने वो बाकायदा हम SOPs पे अमल कर रहे हैं। ये गलत बात है कि हम SOPs पर अमल। सजाद, आपने जिस तरह कहा कि आप लोग SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं, ऑब्वियसली कोरोना एक वबा है और किसी को भी कहीं पर भी हो सकती है अगर SOP को प्रॉपर तरीके से फॉलो ना किया जाए या एहतियात ना की जाए। ये बताइएगा कि जो सयाह आ रहे हैं, टूरिज्म जो वहाँ पर प्रमोट करने के लोग भी आते हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं, उनको भी तो चांस है कि आपके अगर होटल स्टाफ को था तो उनको भी हो सकता है, और वो अगर वापस अपने इलाकों में जाते हैं तो उसकी वजह से मजीद कोरोना फैल सकता है। तो इस पर क्या किया जा रहा है, कैसे इसको कंट्रोल किया जाएगा, SOPs को कैसे यकीनी तौर पर अमल दरामद कराने के लिए आप अश्योर करेंगे? हम SOPs के वाले से ये ज्वाइंट वेंचर जो हमारा हो रहा है इसमें हम टूरिस्ट को भी हिदायत करते हैं, और होटल जो स्टाफ है वो तो बाकायदा SOPs पे अमल दरामद कर रहे हैं। वो मास्क भी है,
डिसइंफेक्शन गेट्स हैं और फिर इसके अलावा सैनिटाइजर यूज़ करते हैं, फिर रूम्स को हम डिसइंफेक्शन करते हैं। हमारी कोशिश है कि मतलब कि जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, चाहे वो नारान है, काकान है, शुक्रान है, बालाकोट है, सबको हिदायत हुकूमत की तरफ से भी जारी हो गई हैं और गाए बगाए हम होटलों को भी चेक भी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसी का ये नतीजा है कि ये बहुत कम केसेस सामने आए। ये वो केसेस सामने आए जो बच्चे हमारे डाउन से पंजाब से आकर यहाँ पे वर्क करते हैं, तो उनसे ये केसेस आए, उन बच्चों को हमने वापस भेज दिया, चाहे वो हमारे भाई हैं, बच्चे हैं। वो ये नहीं कि वो हम कहें पंजाब से हैं, वो हमारे मुल्क के किसी भी ऐसे से आकर यहाँ काम करते हैं, ये हमेशा आते रहते हैं। तो कोई ऐसे सिम्टम्स भी नहीं थे कि हम उनको पहले ही वापस कर देते। और अब बाकायदा हम चेक कर रहे हैं, उसका स्क्रीनिंग कर रहे हैं और गेस्ट की भी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। अल्लाह ना करे कोई ऐसा कोई गेस्ट जो या हमारे स्टाफ में से जिसके स्क्रीनिंग में कुछ टेम्परेचर बढ़ जाए तो हम फौरन मतलब उसको इन्फॉर्म करते हैं और बाकायदा हेल्थ यहाँ यूनिट बना हुआ है, वो बाकायदा वो भी चेक करते हैं और अगर जरूर समझे तो हम उनको जरूर वापस। सजाद एवान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये जरूरी भी है कि टूरिज्म प्रमोशन एसोसिएशन काकान वैली हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने ये कहा कि हर तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि न सिर्फ स्क्रीनिंग हो बल्कि होटल्स को भी रैंडमली चेक किया जाए ताकि कोरोना के फैलाव में ये सियाहत जो है वो अपना रोल प्ले ना करे और उसको कंट्रोल किया जा सके। अभी एक ब्रेक, फिर मिलते हैं। दिस सॉन्ग एज वेल, क्योंकि ये हिंदी पे जरूर लगता था और मतलब इस पे आप फ्री स्टाइल डांस जो है ना वो बड़ा एंजॉय करते थे। बिल्कुल, और ये वाकई बड़े ज़बरदस्त गाने सजाद अली के। और ये भी कहा जाता है कि जब भी क्लासिकल अगर किसी का आवाज़ तय करनी करते हैं सुरों के बादशाह हैं, तो ये वाकई उनके लिए डेडिकेशन है। बड़े ज़बरदस्त हर तरह के गाने उन्होंने गाए हैं। एनीवेज ऐसी जिस तरह से सजाद अली की या कोई भी अच्छा गाना सुने ना तो आपको चेहरे पर स्माइल आ जाती है और फिर स्माइल आती है तो फिर एक चीज़ पर नज़र पड़ती है, वो है दांत। और स्माइल अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस जो है, पर्सनालिटी कॉन्फिडेंस, वो स्माइल से आता है। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर स्माइल तो फिर आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। और वो स्माइल कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपके दांत जो हैं या तो बहुत सीधे हों, अच्छे हों, या आपको उनके ऊपर एतमाद हो कि जैसे भी हैं आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि मैंने इसको कैसे लेकर चलना है। लेकिन वहीं पर एक चीज़ जो हम इग्नोर कर देते हैं वो है दांतों की सफाई, जिसका खास ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ दांतों की बीमारियां बहुत सी हैं जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। पाकिस्तान में हमने ये देखा है कि क्वैक्स के पास आप चले जाते हैं जो कि एक मतलब ऑथराइज्ड डॉक्टर्स नहीं होते हैं, ऑब्वियसली वो सिर्फ एक सड़क पर बैठे हुए हैं जिससे आप जरा कह सकते हैं। उनसे आप अगर जाकर दांत अपने ठीक कराएंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा। और इसके अलावा मसूड़ों का प्रॉब्लम होता है, गम्स का, फिर दांतों की, फिर अंदर पूरा एक ये प्रॉपर एक एरिया, पूरी एक फील्ड है जिसको हम इग्नोर अगर करें तो मजीद मामला हमारे बिगड़ सकते हैं। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अगर आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम है तो फिर आपका पूरा इंटरनल सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, आप कुछ खा नहीं सकते। लेकिन क्या वजह है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ के हवाले से आज हम बात करेंगे। CEO स्माइल स्टूडियो लाहौर डेंटिस्ट क्लिनिक, कंसल्टेंट हैं, ऑर्थोडोंटिस्ट हैं और इम्प्लांटोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर साहिबजादा शोएब मसूद, जिन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआ है। अच्छा जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ऑब्वियसली जैसा मैंने कहा कि सबसे पहले तो स्माइल आती है ना जब चेहरे पे तो दांत पर नज़र पड़ती है। तो पाकिस्तान में आप बताएं कि ओवरऑल इस वक्त सिचुएशन कैसी है, लोगों के गम्स और जो दांतों की कंडीशन है, लोगों को कितनी अवेयरनेस है कि कितना बड़ा मसला है ये? देखिए जी, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो लैक ऑफ एजुकेशन है। लोगों को पता नहीं है कि उनके दांतों के मसाइल क्या हैं। हम प्रेफर करते हैं डेंटिस्ट के पास तब जाना जब हमारे दांत में दर्द हो। हम रूटीन चेकअप्स के लिए नहीं जाते, अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन नहीं करते, जिसके लिए ये एक बड़ा प्रेसिंग कंसर्न है। और हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा बीमारियाँ पाई जाती हैं वो मोस्टली दांतों की ही हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, क्या वजह है? अभी आपने कहा कि दांतों की दर्द की वजह से शायद हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं। ट्रस्ट मी, एक बड़ी परसेंटेज है जो इस वजह से भी नहीं जाती, वो सेल्फ मेडिकेशन लेके घर पे ही पेन किलर्स लेकर आराम फरमाना। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो क्या वजह है, क्यों ये अवेयरनेस नहीं है कि मतलब अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो एवरी 6 मंथ्स आप अपना डेंटल चेकअप लाजमी कराते हैं। देखिए जी, उसमें जो बेसिक फ्लॉ है वो हमारे एजुकेशनल सिस्टम में है। आप किसी भी वेस्टर्न कंट्री में या जो हमारी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनमें देख लें तो आपको ये नज़र आएगा कि उनके एजुकेशन सिस्टम में डेंटल एजुकेशन का बाकायदा एक पार्ट है जो बच्चों को शुरू से मॉन्टेसरी से एजुकेट किया जाता है। हमारे यहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बच्चों को कोई ब्रशिंग टेक्निक नहीं बताई जाती, ना उनको बताया जाता है कि आपके डेंटिस्ट के पास जाना है या आपको जाना है, या टेढ़े दांतों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसलिए लोगों में अवेयरनेस नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन हमने कुछ मजीद डिटेल भी बात करनी है हमने कि ऑब्वियसली कौन कौन से इशूज़ हैं, क्या क्या मसूड़ों का प्रॉब्लम होता है, फिर पिलाहट दांत
दांतों की, फिर दर्द दांतों की। लेकिन इससे पहले जो पहले आपने कहा ना कि लोग जाते नहीं है डॉक्टर के पास, अक्सर पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पे जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो एक लंबा बिल दे दिया जाता है कि जी आपका 50,000 रुपये लग जाना ये कामों में। तो पाकिस्तान में ये एक है चीज़, तो पूरी दुनिया में कहा जाता है कि डेंटिस्ट का जो ये दांतों का इलाज है वो बहुत ज़्यादा महंगा है। सर मैं इसका फिर क्या एक बात कहूँगा कि निगलेक्ट इज एक्सपेंसिव नॉट डेंटिस्ट्री। अच्छा, आप जब अपना काम छोड़ देंगे, जब आपके रेगुलर चेकअप्स नहीं होंगे, आप रूटीनली छोटे छोटे काम जो बिल्डअप हुए होते हैं वो नहीं करवाते और इवेंचुअली डेंटिस्ट के पास तब जाते हैं जब लास्ट स्टेज होती है, तो ऑब्वियसली तब रिपेयरिंग में और जो प्रोस्थेसिस हम लगाते हैं, जो नए दांत लगाते हैं, तो उन पे तो एक्सपेंस आएगा ना। यानी कि ये डिलेड जो विजिट्स होते हैं उसकी वजह से एक्सपेंसिव हो जाता है। अब आ जाते हैं हम दांतों की प्रॉब्लम के हवाले से। सबसे ज़्यादा कॉमन ऑरल अगर हम बात करें तो कौन सी बीमारी है जिससे ज़्यादा लोग आपके पास आते हैं? जी मोस्टली जो लोग आते हैं हमारे पास वो आते हैं या तो लोगों के मसूड़ों में प्रॉब्लम होती है या उनको केरीज का प्रॉब्लम होता है, मतलब जिसको हम उर्फ आम में कीड़ा लगा कहते हैं दांतों को। बेसिकली वो ऐसा कोई कीड़ा तो नहीं होता लेकिन वो डिकेड पोर्शन ऑफ टीथ होते हैं। तो उस प्रॉब्लम से लोग ज़्यादातर हमारे पास रिपोर्ट करते हैं हमारे ऑफिसेज में, हमारे कंसल्टेंसीज पे। तो उसी प्रॉब्लम से इसकी वजह क्या होती है, तो ये होते क्यों है ये मसूड़ों का प्रॉब्लम? लोगों का वही दोबारा से वही बात, लोगों को ओरल हाइजीन का अपनी पता ही नहीं है कि मेंटेन कैसे करनी है। लैक ऑफ ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शंस जो लोगों की हैं, साथ में उनकी ब्रशिंग हैबिट्स, प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक का ना होना और दिन में 2 दफ़ा ब्रश ना करना मेन कॉज है मसूड़ों की बीमारियों की और कीड़ा 2 दफ़ा ब्रश करना जरूरी है। अच्छा जी, अब आप इतनी दफ़ा ब्रशिंग टेक्निक का कह चुके हैं तो मैंने कहा क्यों ना हम थोड़ा सा सवाब कमा लें और हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोगों को बताएं कि असल में सही ब्रशिंग टेक्निक होती क्या है। जी, सबसे पहले तो ब्रशिंग की टाइमिंग को आपको ठीक करना है। हमारे यहाँ हम सुबह उठते साथ ही ब्रश करते हैं, जो कि बेसिकली एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। अच्छा। आपको रात सुबह नाश्ते के बाद ब्रश करना चाहिए और रात सोने से पहले ब्रश करना चाहिए। दिस इज एक्चुअली न्यू। हाँ, ये बेसिक कॉन्सेप्ट ये है डेंटिस्ट्री का कि आप सुबह अपने जो मील है, आप जो लाइट मील लेते हैं, होता है ना खाने से सुबह उठते हैं फिर ब्रश करते हैं ताकि जी उससे पहले आप रिंस कर ले। खाना खाने से या मील अपना लेने से पहले आप रिंस करें। उसके बाद राइट आफ्टर दैट आप अपना जो है डे स्टार्ट करना है, आपने अपने काम पे जाना है, तो आप अपनी ब्रशिंग करें आफ्टर योर मील, आफ्टर योर फर्स्ट मील। और फिर रात सोने से पहले जो ब्रशिंग है वो मैंडेटरी है। लोग स्किप कर देते हैं, लोग सुबह का जरूर करते हैं, रात सोने से पहले। हालांकि वो मैंडेटरी है क्योंकि रात को जब आप सो जाते हैं तो आपके ओरल मसल्स एक्टिव नहीं है, आपका मुंह बंद है, तो वो बैक्टीरिया को सबसे ज्यादा टाइम मिलता है काम करने के लिए। रात का ब्रश स्किप नहीं करना और सुबह नाश्ते के बाद करना है। एंड ऑल्सो अक्सर लोग ना ऐसे ब्रश कर रहे होते हैं फुल, एक तो जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं, दूसरा मूवमेंट्स जो है वो ऊपर नीचे की होती हैं। देखिए प्रॉपर मूवमेंट्स देखिए, एक तो आपको 45 डिग्री के एंगल पे रख के 2 and 4th मूवमेंट देनी है, एटलीस्ट 15 to 20 स्ट्रोक्स। मतलब जी, एटलीस्ट 15 to 20 स्ट्रोक्स ऑन ईच सरफेस, सामने के, ऊपर के और पीछे के सरफेस के ऊपर। और उसके बाद सर्कुलर मोशन में वो भी 15 से 20 स्ट्रोक सामने, पीछे और ऊपर के सरफेस के ऊपर। और ये एटलीस्ट 2 से 3 मिनट का प्रोसीजर है। उसके बाद कम से कम 2 मिनट के लिए पेस्ट को लगा छोड़ दें, फिर कुली करें। डॉक्टर साहब यहाँ पे तो हम 30 सेकंड में ब्रश मुका के बाहर में आ जाते हैं कि बस बहुत हो गया, हमने बहुत कर लिया। एटलीस्ट 5 to 6 मिनट टाइमिंग है। आपने ब्रशिंग का बता दिया कि और ऑब्वियसली ये तरीका कार एटलीस्ट 5 मिनट्स का और फिर पेस्ट भी लगे रहने देना। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ा इशू है कि ऑब्वियसली लोग कहते हैं कि हमारे दांत पीले हो जाते हैं और अक्सर पीले रहते हैं, कि इसी क्या वजह होती है? कोई आपका खाने पीने का, इससे चाय से ताल्लुक है? देखिए, बाज़ लोगों का जो एनामल कलर होता है वो भी ऑलरेडी डल होता है। और फिर आपका स्किन कम्प्लेक्शन भी ऐसा, बाज़ लोगों का जिनका फेयर कम्प्लेक्शन है, उनके जो है टीथ वो थोड़े येलोश नज़र आते हैं। तो उनके लिए हमारे पास प्रोसीजर्स हैं, जिस तरह लेजर टीथ वाइटनिंग होगी, ब्लीचिंग है, इन होम ब्लीचिंग है, ऑफिस में ब्लीचिंग करते हैं। हमारे पास ऐसे टूथपेस्ट आए हुए हैं जो ब्लीचिंग में हेल्प आउट करते हैं। तो बट उसके लिए जो पीले दांत है वो बजाते खुद एक बीमारी है। और अपनी जो लोग एस्थेटिकली कंसर्न्ड हैं वो लोग हमारे पास तो बड़े अच्छे ये बीमारी आप इसको कंसिडर कर रहे हैं? बेसिकली नॉट एग्जैक्टली अ डिजीज, बट ऑब्वियसली वंस इट्स नॉट एस्थेटिकली प्लीजिंग, तो आपकी जो स्माइल ही प्यारी नहीं होगी तो वो लोग मेंटली थोड़ा हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, जाते जाते एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगी, जो स्केलिंग एंड क्लीनिंग, जो एक टेक्निकल टर्म्स है इन चीज़ों को करने के लिए कि दांत साफ कराने हैं, क्लीनिंग करानी है, अक्सर लोग कहते हैं इसके बाद ये ना कराना, दांत हिल जाएंगे, जबड़ा हिल जाएगा, असल पोजीशन से हिल जाएंगे, मजीद इन्फेक्शन ना हो। आई नो इट, क्योंकि मैंने कराया
हुआ है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली ऑथेंटिक है कि क्या वाकई इससे दांत हिल जाते हैं, नहीं कराना चाहिए? नहीं जी नहीं, ये तो एक बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि जब स्केलिंग हो रही होती है तो हम लोग अल्ट्रासोनिक स्केलर्स यूज करते हैं, तो वो वाइब्रेटर के तौर पे यूज होते हैं, तो उससे लोगों को फील ये होता है कि हमारी जैसे कोई लेयर कर रही है जब बड़ा हिल रहा है। वो एक्चुअली वो ट्रू नहीं है, वो तो आप और ये मैंडेटरी है 8 to 10 months एक नॉर्मल बंदे के लिए भी आपको करानी चाहिए स्केलिंग एंड पॉलिश। बिल्कुल सही। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर सो मच इन्फॉर्मेशन एंड मिसकॉन्सेप्ट्स जो हमारी मिथ्स हैं उसको क्लियर करने के लिए। थैंक यू सो मच जी। और अबू सर, घबराना नहीं है, आप करा सकते हैं एवरी 6 months और ये एक चीज़ तो बड़ी सही बात की है कि एक तो सफाई का तो तरीकाकार बता दिया, साथ ये बताया कि ये महंगा तब होता है जब आप जाए ना और फिर एंड पे आप एग्जैक्टली जब आप एंड पे पहुंचे तो हर चीज़ फिर आपको महंगी लगती है। इसके बाद आप में जो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो मतलब दैट इज नेक्स्ट लेवल। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आपको बताएंगे साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए हुकूमत अब मुतहर्रिक हो गई है और इस हवाले से वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक बार फिर सोशल मीडिया पर सरगर्म हो गए हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को बाहर भेजने का मुतालिबा करने वाले आज कह रहे हैं कि हुकूमत ने उन्हें बाहर भेजा था। बिल्कुल, और ये अफसोसनाक सूरत हाल है ऑब्वियसली कि ये कहा जा रहा है कि फवाद चौधरी की जानिब से कि इसी तरह से ये तर्जुमा रहा है नून लीग का हमेशा से नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजने के फैसले को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया और उसे तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। तो फिर ये कैसे होगी तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए नुकसानदेह, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब। चौधरी साहब, जैसे कि ऑब्वियसली सिचुएशन इस वक्त है कि मियां नवाज शरीफ के बारे में इस वक्त फिर से दोबारा से बात हो रही है कि उनको वापस लाया जाए। नून लीग कहती है कि हुकूमत ने भेजा, हुकूमत कहती है कि वो इतने बीमार थे कि उनको बाहर भेजना मजबूरी हो चुकी थी। ये सिचुएशन कैसे डेवलप हुई और इस वक्त क्या ऑप्शंस हैं कि वापस लाया जाए या फिर शहबाज शरीफ ही जमानती हैं वही लेके आएंगे? देखिए, इसके लिए आप अगर पिछला बैकग्राउंड याद करें, जब वो गए थे तकरीबन 9 महीने पहले नवाज शरीफ मुल्क से वापस गए थे, मुल्क से बाहर गए थे और ये अनप्रेसिडेंटेड था। कभी भी आज तक नहीं हुआ कि किसी मुजरम को जो सजा काट रहा हो उस वक्त भी निकाल के बाहर भेजा जाए। और इसीलिए मैंने तो उस वक्त भी ये कहा था कि जब हम ये कहते हैं कि मामला नहीं और एक पाकिस्तान है, 2 पाकिस्तान नहीं है और तमाम लोगों पर एक ही कानून नाफिज होना चाहिए, दुरुस्त नहीं है। लेकिन बहरहाल ये प्रिवेल कर रही थी सिचुएशन कि नवाज शरीफ बहुत बीमार है और अगर उनको बाहर ना भेजा गया तो उनकी जान को खतरा। लिहाजा जो तमाम डॉक्टर्स थे, नवाज शरीफ की जो तमाम लीडर्स थे PMLN के, उन्होंने और रिपोर्ट्स दी और कहा कि वो बड़े सख्त बीमार हैं। और इन रिपोर्ट्स की बिना के ऊपर पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने और बाद में फिर अदालत ने उनको बाहर जाने की इजाज़त दी। अब नवाज शरीफ बाहर हैं, वहाँ पे वो उनकी तस्वीरें आती हैं, वो वहाँ पे आराम से अपना ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, सैरें कर रहे हैं। इससे पाकिस्तान के लोगों में एक बड़ा मनफी तासुर गया है और पाकिस्तान के लोग ये समझते हैं कि यहाँ अमीर लोग जो हैं या वसाइल रखने वाले जो लोग हैं उनके लिए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और वो आराम से, उनको सजा भी हुई होती है तो वो जेलों से निकल के ना सिर्फ जेल से निकल जाते हैं बल्कि मुल्क से ही चले जाते हैं। इसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर जो इंसाफ के इदारे हैं, पाकिस्तान का जो जस्टिस सिस्टम है, उसके ऊपर, पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के ऊपर बड़ी सीरियस सवालात उठते हैं। लिहाजा को वापस लाना बहुत जरूरी है पाकिस्तान के अवाम को ये बात बताने के लिए कि ये 2 नहीं, एक पाकिस्तान। बिल्कुल सही। फवाद चौधरी साहब, कल आपने ट्वीट किया और आपने कहा कि नून लीग के वो लीडर्स जो बार बार मीडिया को बताते थे कि मियां साहब बीमार हैं और बाहर भेजने में उनका रोल है, आज हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। लेकिन वहीं पर सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करती थी और कहा करती थी मैंने खुद रिपोर्ट्स चेक की हैं, मियां साहब वाकई बीमार हैं। फिर CEO शौकत खानम डॉक्टर फैसल सुल्तान ज़ाती हैसियत में गए, जिसका जिक्र वज़ीर आज़म ने भी किया था कि उन्होंने भी बताया कि वो बीमार हैं, जो कि आजकल सेहत के डिपार्टमेंट को देख रहे हैं। तो इस चीज को आप कैसे समझते हैं? गवर्नमेंट की शख्सियात और गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं वो भी तो बार बार कहते थे कि मियां साहब बीमार हैं, फिर झूठी रिपोर्ट्स कैसे हो गई, प्रोपेगेंडा कैसे हो गया? बिल्कुल, ये सवाल आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। सवाल ये है कि देखिए, एक है कि डॉक्टर्स की ओपिनियन किसके ऊपर बनी?
उन रिपोर्ट्स के ऊपर जो डॉक्टर्स को सबमिट की गई, चाहे वो फैसल साहब हो, चाहे यास्मीन हो, चाहे बाकी बोर्ड हो, चाहे अदालतें हो, चाहे हुकूमत हो, उनकी जो ओपिनियंस हैं वो उन रिपोर्ट्स के ऊपर फॉर्मुलेट हुई जो उनके सामने पेश की गई। अब सवाल ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप डॉक्टर हैं और आपको मैं एक रिपोर्ट दूं जो बता रही है कि आपके प्लेटलेट्स बड़े डाउन है, आपको ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, आपका दिल सही नहीं धड़क रहा है, तो आप क्या करेंगे? आपकी कंक्लूजन यही होगी कि वो बड़े बीमार हैं। असल प्रॉब्लम जो है, मैं शुरू दिन से ये कह रहा हूँ कि वो डॉक्टर्स के एनालिसिस का नहीं, वो उन रिपोर्ट्स का है कि वो कहाँ बनाई गई, कैसे बनाई गई और उन रिपोर्ट्स को कैसे फोर्ज किया गया। सो प्रॉब्लम जो है वो उन रिपोर्ट्स की है जो कि बनी, ना के डॉक्टर्स के एनालिसिस। तो चौधरी साहब, जैसे कि आपने जिक्र किया कि प्रॉब्लम आखिर फिर रिपोर्ट्स पर आ गई, तो ये तो तारीख का बहुत बड़ा स्कैम बन सकता है। अगर जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो ठीक नहीं बनी तो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी हुकूमत का काम है। आपको लग रहा है ये पॉसिबल होगा? इस तरह में एक जानिब मियां नवाज शरीफ के हवाले से मामलात हैं, फिर दूसरी तरफ नैब के केसेस हैं, फिर अब ये अपनी हुकूमत के खिलाफ एक दफ़ा फिर से, ऑब्वियसली आपकी हुकूमत में एडमिनिस्ट्रेशन का, इंतजामिया का काम होता है कि वो रिपोर्ट्स कहाँ से बनवाती है, कैसे बनवाती है, उसको भी चेक करना। ये पॉसिबल हो जाएगा कि किस तरह से इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए? यकीनन कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है इसमें। किस देखिए ना, लेबॉर्ट्रीज में क्या होता है, पाकिस्तान में MLR जो लोग भी थोड़ी बहुत क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं या क्रिमिनल प्रैक्टिस से वाबस्ता, वो आपको बड़ी आसानी से बताएंगे कि किस तरह पाकिस्तान में मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स जो है वो मैनेज की जाती है। जहाँ पे अगर हड्डी में फ्रैक्चर नहीं है तो एक्सरे में कैसे फ्रैक्चर दिखाया जाता है, कैसे अगर आपका जो जख्म है उसको अगर गहरा करना हो तो क्या क्या किया जाता है। तो पाकिस्तान में MLR जो है वो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है और उसमें लूप होल्स है। अब ये जो नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट्स हैं इसका भी पता नहीं चलना चाहिए, सैंपल किसने लिए, क्या इकदाम किए कि उन सैंपल्स को लेबॉर्ट्री तक पहुंचाना, फिर लेबॉर्ट्री में वो सैंपल्स कैसे कीप किए गए, किन लोग, कौन लोग जिम्मेदार थे और रिपोर्ट्स को किसने फिर जो है वो प्रोड्यूस किया। ये सारे सवालात तो प्रोब में ही आएंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। एंड आई थिंक इस पे अब इन्वेस्टिगेशन हो भी जानी चाहिए क्योंकि ये पूरी रूट्स तो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही हैं। लेकिन फवाद चौधरी साहब ये भी कहिएगा कि डॉक्टर ताहिर शमसी, जिनको स्पेशली कराची से बुलाया गया था, जिन्होंने लीड भी किया था इस पूरे मेडिकल बोर्ड को, जो नवाज शरीफ साहब को देख रहे थे उस वक्त, उन्होंने एक निजी प्रोग्राम में ये बाकायदा कन्फेस किया कि जाली रिपोर्ट्स नहीं है और अगर कोई कहता है कि जाली है तो मुझे अदालत ले जाएं, मैं साबित कर सकता हूं कि ये जाली रिपोर्ट्स नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो कह रहा हूं उनको लेके जाना चाहिए और उनका प्रूफ होना चाहिए। ठीक है चौधरी साहब, अब ये सारा मामला है, एक जानिब के अब मेडिकल रिपोर्ट चेक होंगी, फिर मियां नवाज शरीफ के हवाले से बात हो रही है। अब दूसरी जानिब एक और कानूनी नुक्ता नज़र से बात की जाए अगर, कि मियां शहबाज शरीफ साहब थे ज़मानती, उन्होंने लेकर आना था, वो यहाँ पर मौजूद हैं और इसके अलावा हुकूमत के पास भी इख्तियारात हैं, ऑब्वियसली वो अदालत जा सकती है और वो फिर मियां नवाज शरीफ के हवाले से ये कहा जाता है कि मफरूर उनको अगर करार दिया जाए या करार दे दी जाए अदालत की तरफ से तो फिर उनको वापस लाने के लिए कोशिश की जाएगी। लेकिन साथ शहजाद अकबर साहब ये भी कहते हैं कि हम अभी तक किसी को भी वापस नहीं ला सके, हाँ वो इसहाक डार साहब हो या कोई और हो। ये तो फिर इसका मतलब काम जो है वो फिर एक दफ़ा लंबा हो गया और इसका नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही होगा और तो किसी को नहीं होगा। बिल्कुल आपकी बात ठीक है और इसीलिए मैं कह रहा था कि इनको बाहर नहीं भेजना चाहिए क्योंकि ये काम लंबा हो जाता है। जब भी आपने दूसरे मुल्क से वापस बुलाना है, हम तो देखें ना अल्ताफ हुसैन को वापस नहीं ला सके, जिसके बारे में कोई दो राय ही नहीं है कि वो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मतलूब दहशतगर्दों में से एक दहशतगर्द है, जिसने कराची में कत्ल खून का खेल खेला और आपको मालूम है, हमें भी मालूम है कि किस तरह से उसने आप इमरान फारूक के मर्डर में भी जिस तरह से उसका हाथ है, अल्ताफ हुसैन का जो जिस तरह सारा है, तो हम तो उसको भी वापस नहीं ला। तो जब भी आप बाहर भेजते हैं उनको लाना में एक बड़ा तवील प्रोसेस शामिल होता है और यकीनी तौर के ऊपर इसको लाने में, नवाज शरीफ साहब को लाने में भी एक तवील प्रोसेस जो है वो दरकार है। बिल्कुल सही। चौधरी साहब, आप हमेशा से एक बात जो कोविड-19 में भी हमने देखा या डिफरेंट सिनेरियोज में देखा, आपके बयानात हमेशा ये रहे हैं कि सबको एक साथ चलना होगा, मिलकर चलना होगा मुल्क की सालमियत की जब बात आती है, लेकिन एहतसाब की जब बात आती है तो आपका बड़ा क्लियर बयानिया होता है। अब ये जो आपके डिफरेंट ट्वीट्स आ रहे थे साबिक वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से, उनको वापस लाने के हवाले से, ऑपोजिशन खासी नाराज़ है इस पर। इवन ये भी कहा कि सबूत कहाँ है अगर आप उनको या चोर कहते हैं या मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगाते हैं, सिर्फ कागज लहरा देने से मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं होती। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, वो तो कन्विक्टेड है, उस पर सबूत वाली तो कोई बात ही नहीं है।
वो तो अपनी सजा काट रहे थे, वो तो कन्विक्टेड है, उसमें तो कोई दो बातें नहीं है। उनके ऊपर जो बाकी केसेस चल रहे हैं वो भी मैं समझता हूँ। देखिए यह है कि अगर अब कोई ना माने तो फिर हर एक को क्या कहा जा सकता है, क्योंकि हम अपने फैसले अकीदत की बिना के ऊपर करते हैं, सबूत की बिना पे तो करते नहीं है। तो जो लोग भी पार्टीज में होते हैं वो अपने लोगों को मानते तो है नहीं है। इसमें कोई शुबा ही नहीं है कि नवाज शरीफ और जरदारी साहब के ऊपर सारे केसेस जो हैं वो 100% सही। फवाद साहब, लेकिन केसेस सही होना और उसके बाद अदालतों से फैसले आना, फिर सजा होना, ये तो एक अलग मामला है। पाकिस्तान पहले, लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट, जो कि आप भी इसका जिक्र करते रहते हैं कि रिकवरी, पाकिस्तान में रिकवरी नहीं हो सकी है। कोई भी बड़ा केस हो, वो हाई प्रोफाइल केसेस की बात कर रहा हूँ, बाकी केसेस में तो नैब रिकवरी कर रहा है, हाई प्रोफाइल केसेस में कहीं पर भी रिकवरी नज़र नहीं आई है। ये एहतसाब के बयानी के लिए किस कदर असरअंदाज हुई है अगर रिकवरी ना हो तो? पहली बात तो यह है कि आपकी पहली बात दुरुस्त नहीं है कि ये सबूत अदालतों में फैसले। नवाज शरीफ के केस में तो अदालतों से फैसले ये मैंने नहीं कहा, ये एहसन इकबाल साहब कह रहे थे, ये मरियम औरंगजेब साहिबा कह रही थी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। नहीं देखे ना, वो तो जो मर्जी कहे ना कि नवाज शरीफ तो सजा याफ्ता है ना, उसके मतलब उसके ऊपर उनके पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट है ना, वो तो सजा हो चुकी है उन्हें। दूसरी बात जो है, जो आप कह रहे हैं कि ये रिकवरी नहीं हुई, देखे ना यही तो प्रॉब्लम है। आपके पास ऑप्शन है। मैं क्या कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ अगर बाहर रहना चाहते हैं, उनकी लीडरशिप उनको बाहर रखना चाहती है, बड़ा सिंपल है, उनको जिन केसेस में सजा हुई है वो पैसे वापस करें, उसके बाद हमारी तरफ से लंदन रहे, स्विट्जरलैंड रहे। हमारी को उनसे जाती लड़ाई झगड़ा तो नहीं है, उनसे तो यही है ना कि मेरे आपके पैसे कहीं से भी नहीं आए, देके भाग कहीं से भी नहीं आए। बिल्कुल सही बात है, आपका फेलियर है बहुत बड़ा। बिल्कुल ठीक है चौधरी साहब। अब इसके अलावा एक और मामला, ऑब्वियसली चूँकि आप साइंस एंड ये तो सियासत हो गई सारी, ऑब्वियसली ये मामला है, देखते हैं आगे जाने आइंदा चंद दिनों में क्या होता है। एक और चीज़ जो कि हम डिस्कस करना चाह रहे थे आपसे, आज मौका मिला है हमें, तो आपको अप्रिशिएट भी करना था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बड़ी बेहतरीन कोशिशें हुई, पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स बने हैं, एक्सपोर्ट हो रहा है, इक्विपमेंट किट्स बन रही हैं, तो मेरे ख्याल में अनप्रेसिडेंटेड है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस कदर काम कर रही हो। क्या आगे प्रोजेक्ट्स हैं आपके जो कि हम एक्सपेक्ट करें पाकिस्तान में, कौन से आप चीज़ें लॉन्च करने जा रहे हैं, फिर वो एक्सपोर्ट भी हों? देखिए, एक तो खैर सबसे इम्पोर्टेंट जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो ये है कि हमारे यहाँ हो ही रहा है कि जो सरकारी स्कूल है ना, उनमें लोग अपने बच्चों को दाखिल नहीं करा रहे, क्योंकि जिसके पास भी स्पेशली हमारी जो मिडिल क्लास है वो ये कर रही है कि सरकारी स्कूल हमारा जो है वो बिल्कुल उसको आप समझिए कि उसकी रिस्पेक्ट ही खत्म हो गई। सो अब हम ये कर रहे हैं कि हम 400 जो स्कूल हैं उनको स्टेम स्कूल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि जो हमारे बच्चे जो कि हमारे सरकारी स्कूलों में बच्चे जो हैं वो दाखिल हों, तो उनको एक ऐसा मतलब माहौल हम दें। ये 9th 10th ईयर और सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं उनको हम पूरा एक नया स्टेम स्कूल, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स का सिस्टम हम इंट्रोड्यूस कराएंगे, जिससे सरकारी स्कूलों की कुल हैयत जो है वो बदल जाएगी इंशाल्लाह। इसी साल ये शुरू होगा इंशाल्लाह। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो एग्रीकल्चर है। 2.5 एकड़, 5 एकड़ और 12.5 एकड़ के जो फॉर्म्स हैं, हम टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर फॉर्म्स डेवलप कर रहे हैं, जिससे भी इंशाल्लाह बहुत हमारा फार्मर जो है, अभी 12.5 एकड़ के ऊपर भी हमारा जो किसान है उसका गुजारा नहीं हो रहा, बट जब आप टेक्नोलॉजी पैकेज बनाएंगे 1 एकड़ भी बड़ा प्रॉफिटेबल काम रहे हो जाए। बिल्कुल सही, और ये बड़ा ज़बरदस्त काम है जी सर, अगर इसके ऊपर फोकस किया जाए, क्योंकि दुनिया टेक्नोलॉजी में और इन तमाम चीज़ों में बहुत आगे निकल गई है। अब क्या आपको लगता है कि बहुत जल्द हम उस गैप को पूरा कर सकेंगे? थोड़ा स्पीडी काम अगर होगा तो ही नताइज निकलेंगे। हम भी इतने पीछे नहीं है दुनिया से, हमें लगता है कि हम बहुत पीछे हैं, अगरचे हम इतने पीछे नहीं है। उसकी वजह आप अभी उठा के देखें, पाकिस्तान दुनिया का 4था बड़ा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर है, तो इसका मतलब यह है कि दुनिया में बहुत कम और ममालिक हैं जो हमारे जितना नॉलेज रखते हैं सॉफ्टवेयर का। दूसरी बात यह है कि जो हमने फॉर एग्जांपल अगर आप अभी देखेंगी वेंटिलेटर्स को फॉर एग्जांपल उठा के देखें, हिंदुस्तान हमसे बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन वो वेंटिलेटर और उन्होंने जो वेंटिलेटर बनाए वो अस्पतालों से वापस बुलाने पड़े, जबकि हमारे यहाँ हमारी इंजीनियर्स जो हैं वो उन्होंने जो वेंटिलेटर्स बनाए गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स के। तो ठीक है, हमें कई जगहों पर हमारी खामियां भी हैं, लेकिन एक्चुअली वी आर डूइंग इट ऑल वेल।
बिल्कुल सही एंड वी रियली अप्रिशिएट इट एंड आई होप कि ये काम इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा, जारी और सारी रहेगा और हमें हर फील्ड में, सिर्फ मेडिकल और एग्रीकल्चर में नहीं, हर फील्ड में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो है वो मदद मिलेगी। वेल थैंक यू सो मच फवाद चौधरी साहब फॉर बीइंग विद अस और इतने अच्छे तरीके से तमाम चीज को एलैबोरेट करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से साहब के बयानियाँ और दीगर मामलात जो नैब के हवाले से हैं इस पर जल्द पेशरफ्त होगी और जो भी चीज़ होती है उसको गवर्नमेंट खुद देखेगी और सिर्फ क्रिटिसिज्म से कुछ फायदा नहीं होना, रिजल्ट चाहिए। बिल्कुल रिजल्ट चाहिए। इसी के साथ हमारा टाइम बहरहाल खत्म हो गया, आपसे इजाजत चाहेंगे और ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हाजिर होंगे। फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।